वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सोशल कंट्रोल यानी नॉर्म्स, वैल्यूज एंड सैंक्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हमने अभी पहले के चैप्टर में या इससे पहले के जो स्लाइड्स थी उनमें हमने पढ़ा था कि नॉर्म्स यानी प्रतिमान क्या होते हैं और प्रतिमान की विशेषताएं पढ़ी, प्रतिमान के प्रकार पढ़े। ओवरऑल हमने ये जानने की कोशिश की कि नॉर्म्स जो हैं वो मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने के साधन हैं, नियम हैं, अभिकरण हैं। ठीक है, तो मनुष्य समाज जो है वो समाज में संतुलन स्थापित करने के लिए ये अपेक्षा करता है कि मनुष्य इन प्रतिमानों, इन नियमों का पालन करे ताकि समाज संतुलित रहे, कोई समाज के नियमों का उल्लंघन ना करे और समाज व्यवस्थित रूप से या सुचारू रूप से संचालित होता रहे। तो सोशल कंट्रोल का ही एक मीन्स या एक साधन है नॉर्म्स यानी प्रतिमान, वैल्यूज और सैंक्शन। ठीक है, चलिए अब हम जो विभिन्न प्रकार के नॉर्म्स के हमने नाम जाने थे, जिनकी चर्चा बियरस्टेड ने की, उनको हम यहाँ एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पहला जो है वो है फोकवेज, जिसको हम जनरीति या लोक रीति भी कहते हैं या लोकाचार भी कहते हैं। आपको ये लोकाचार, लोक रीति, जन रीति कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, यानी फोकवेज। इसका उल्लेख सर्वप्रथम ये जो कंसेप्ट है जन रीति यानी फोकवेज 1906 में समनर ने इसे अपनी पुस्तक फोकवेज में इस्तेमाल किया था। यानी फोकवेज ही उनकी पुस्तक का भी नाम है। अपनी पुस्तक फोकवेज में उन्होंने 1906 में सबसे पहले इस अवधारणा का प्रयोग किया। जनरीति का अभिप्राय किसी भी समूह के उन नियमों से है जिन्हें आवश्यकता पूर्ति के लिए, अंतःक्रिया हेतु तथा जीवन के संचालन के लिए निश्चित किया गया है। यानी समूह के ऐसे नियम जिनके माध्यम से हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं और जीवन का संचालन करते हैं, ऐसे नियमों को जन रीति कहा गया। जैसे नाम में भी देखिए है जन रीति, रीति मतलब नियम और जन यानी लोगों के लिए नियम, जो लोगों के व्यवहार करने के नियम हैं। जन रीति वे प्रतिमान हैं जिनके प्रति हम अपनी सहमति प्रकट करते हैं, क्योंकि समूह या समाज में ऐसा किया जाता रहा है, क्योंकि उसका निर्माण समूह ने किया है, समाज ने किया है, इसलिए हम उनके प्रति सहमति या एक्सेप्टेंस देते हैं। जन रीति का पालन ना तो कानून द्वारा अपेक्षित है, ना ही समाज की कोई संस्था इनकी अनुपालना हेतु व्यक्ति को बाध्य करती है। एक चीज और है, हमने कहा कि समाज हमसे अपेक्षा करती है कि हम उनका पालन करें। ये जो जन रीति है यानी व्यवहार करने के सामान्य नियम हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सही है कि जन रीति का पालन अगर हमने नहीं किया तो ना तो कानून आपको दंड दे सकता है और ना ही समाज की कोई संस्था आपको इसका पालन करने के लिए बाध्य कर सकती है। समाज सिर्फ हमसे अपेक्षा करता है कि हम ऐसा करें ताकि समाज में संतुलन बना रहे। पर अगर कोई व्यक्ति जनरीति का पालन नहीं करता है तो ना तो कानून आपको दंड कर सकता है, ना समाज की कोई संस्था आपको बाध्य कर सकती है। ठीक है, कौन कौन से हैं ऐसी जन रीतियां जो आवश्यकता पूर्ति या अंतःक्रिया हेतु निश्चित किए गए हैं नियम? जैसे आम साधारण जीवन में जो नियम हम फॉलो करते हैं वो सब जन रीति में आते हैं। जैसे गिलास से पानी पीना चाहिए और गिलास से पानी पीते हैं हम और कप से चाय पीते हैं। कप से किसी को पानी ऐसा नहीं है कि नहीं पी सकता, लेकिन एक साधारण एक जनरीति बन गई है कि गिलास से पानी और कप से चाय पीना। अभिवादन करना, गलती के लिए सॉरी बोलना और सहायता करने पर किसी को थैंक्स देना, धन्यवाद देना, ये सब सॉरी, थैंक्स, एक्सक्यूज मी, नमस्ते, हेलो, हाय, ये सब क्या है? जन रीति हैं, हमारे व्यवहार के सामान्य नियम हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या व्यवहार के ये सब नियम फॉलो नहीं करते हैं तो कानून ना तो दंडित कर सकता है और ना ही कोई संस्था आपको बाधित कर सकती है। दूसरा देखिए, रूढ़ी या लोकाचार, मोरेज, ये शब्द भी अवधारणा समनर ने प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार लोकाचार या रूढ़ी जो है वे व्यवहार हैं जिनके लिए यह विश्वास किया जाता है कि वे सामाजिक कल्याण में सहायता करते हैं।
लोकाचार का उल्लंघन अनौपचारिक दृष्टि से किसी भी समाज में दंड का आधार माना जाता है। अभी आपने लोक रीति या जनरीति में पढ़ा था कि वो अगर व्यवहार, वो वैसे उन व्यवहारों का या उन नियमों का अगर पालन नहीं किया तो ना तो समाज बाध्य कर सकता है और ना ही कानून दंडित कर सकता है। लेकिन यहाँ हमने देखा कि लोकाचार वो व्यवहार हैं जिनके लिए सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए होते हैं, और अगर हम उनका उल्लंघन करते हैं तो अनौपचारिक दृष्टि से, औपचारिक कानून यहाँ भी नहीं दंडित करता बल्कि अनौपचारिक दृष्टि से समाज आपको दंडित कर सकता है। या जनरीति, यानी हम जो पहले वाली नियम था जनरीति, और उसमें अगर सामाजिक कल्याण मिला दे तो वो लोकाचार यानी मोरेज बन जाता है। ठीक है, पहले वाले व्यवहार जो थे, नियम यानी जनरीति जो थे, उसमें समाज कल्याण का भाव नहीं था। आपने किया तो किया, लेकिन वो व्यवहार करने के सामान्य नियम थे और उनका पालन करने से, उनका पालन हम इसलिए करते थे और उनको सहमति इसलिए देते थे क्योंकि समाज या समूह में ऐसा होता आया है, लेकिन उनका उल्लंघन दंडनीय नहीं था। यहाँ पर चूंकि उसके साथ वो जो सामाजिक व्यवहार के नियम है उनके साथ क्या जुड़ गया, समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर का कंसेप्ट जुड़ गया, तो एक तरह से इसमें अनिवार्यता आ गई। और अगर हम इनका उल्लंघन करते हैं तो अनौपचारिक दृष्टि से समाज आपको दंडित करता है। कैसे दंडित करता है? कानून यहाँ भी दंडित नहीं कर सकता, लेकिन अनौपचारिक दृष्टि से समाज के दंड का आधार माना जाता है। जैसे मान लीजिए अभी जैसे कुछ उदाहरण नीचे दिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, वेश्यावृत्ति का निषेध, जुआ नहीं खेलना चाहिए, ये नकारात्मक रूढ़ियों के उदाहरण हैं। जबकि व्यवहार में ईमानदारी, अनुशासन का प्रयोग, व्यक्ति के विश्वास को बनाए रखना, माता पिता का आदर करना, ये सकारात्मक रूढ़ियों के उदाहरण हैं। नहीं, जिस स्टेटमेंट में नहीं करना चाहिए, ये नहीं करो, ये निषेध है, वो नकारात्मक रूढ़ियां हो गई, और जिनमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो पॉजिटिव मोरेज हो गए, यानी सकारात्मक रूढ़ियां हो गई। जैसे हमने कहा कि ये रूढ़ियां क्यों हैं? क्योंकि इसमें समाज कल्याण का तत्व निहित है। सारे समाज से, चूंकि समूह और समाज से उन व्यवहारों पर उनका असर पड़ता है और उनसे संबंधित है, इसलिए इसमें अनौपचारिक दंड का जो है आधार रखा गया है। जैसे किसी समाज में आप देखते हैं कि जाति से बाहर विवाह करना निषेध है, कि अपनी ही जाति में विवाह करना चाहिए, ऐसा अपने ही धर्म, अपनी ही जाति में विवाह करने को लोग मान्यता देते हैं। अगर उसने ऐसा कर लिया तो कानून दंडित नहीं कर सकता, लेकिन ये लोकाचार है चूंकि, तो समाज, आपको आपने देखा होगा अगर गांव में, ग्रामीण परिवेश में ऐसा होता है तो क्या करते हैं कि उससे हुक्का पानी बंद कर देते हैं, खान पान, उसे जाति बाहर या गांव से बाहर कर देते हैं, उसको गांव छोड़ के जाना पड़ता है, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है ना। उससे रोटी बेटी का संबंध समाप्त कर लेते हैं कि उसके घर में कोई शादी नहीं करेगा, उसके घर से कोई बेटी नहीं लेगा। इस तरह के जो अनौपचारिक दंड होता है वो समाज उन्हें देता है। ठीक है, लेकिन वही इसमें भी कानून दंडित नहीं कर सकता, लेकिन ये लोकाचार एक तरह से ऐसा माना जाता है कि इसमें समूह या समाज कल्याण का भाव निहित है, इसलिए समाज अनौपचारिक दृष्टि से दंडित करता है। ठीक है। प्रथा, किसी भी समूह या एक समाज का मार्गदर्शन करने वाले जो सामाजिक व्यवहार होते हैं वो प्रथा कहलाते हैं, कस्टम। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारी ये प्रथा है, हमारे ऐसे कस्टम हैं, है ना। तो वहाँ प्रथा का मतलब क्या होता है कि समाज के कुछ ऐसे स्थायी व्यवहार होते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। इसलिए इनके अनुसार व्यक्ति एक निश्चित और विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करता है। प्रथाओं का प्रत्यक्ष संबंध विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से होता है, अतः प्रथा किसी भी समाज की सांस्कृतिक विरासत का अंग बन जाती है। सांस्कृतिक विरासत क्यों है? क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को निरंतर संचालित होती रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रथाओं में ऐतिहासिकता का तत्व होता है, यानी कई लंबे समय से, काफी लंबा इतिहास होता है इनका, कई लंबे समय से, कई पीढ़ियों से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसमिट होती रहती है।
प्रथाओं में जो मेन चीज होती है कि वो नवीन अनुभव और नवीन व्यवहार का विरोध करती है, क्योंकि इसमें इतिहास है यानी ऐतिहासिकता है और ये लंबे समय से चली आ रही है, प्राचीन समय में से चली आ रही है। तो ये नवीन के प्रति और नवीन व्यवहारों के प्रति इसमें अडेप्टेबिलिटी नहीं होती, यानी उनका विरोध करती है। इसमें तार्किकता का अभाव है। तार्किकता का अभाव क्यों है? क्योंकि हम इसमें अनुकरण करते हैं, बिना दिमाग लगाए, बिना तर्क किए। हम वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा होता आया है। तो तार्किकता का अभाव होता है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। तो कुछ मेजर पॉइंट्स क्या हैं प्रथा के, कि एक तो ये मनुष्य के व्यवहार को यानी सामाजिक व्यवहार को गाइडेंस देते हैं कि पूर्व में ऐसा होता आया है तो लोग वर्तमान में भी वैसा करते हैं। तो प्रथाएं स्थायी होती हैं, इनका एक इतिहास होता है, लंबे समय से चली आ रही होती हैं, ठीक है। और ये सांस्कृतिक विरासत है, ऐतिहासिकता का तत्व होता है इसमें। ये नवीनता का विरोध करती है, तार्किकता का अभाव होता है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। जैसे कि ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा होता आया है। तो ये लाइन जो है ये प्रथा को बताती है कि प्रथाएं निरंतर इसलिए बनी रहती हैं या प्रथाएं हमारे व्यवहार को इसलिए नियंत्रित करती हैं क्योंकि हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा होता आया है। तो जैसे बहुत सारे चीजें हैं, जैसे आपने देखा हो कि व्रत उपवास है, रखते हैं, है ना, या जब कभी श्राद्ध पक्ष आता है तो आपने देखा है कि दान पुण्य करना, ब्राह्मणों को खाना खिलाना, या जो भी सबके घरों में उन दिनों में किया जाता है, जो भी पूर्वज हैं अब इस दुनिया में नहीं हैं और ये माना जाता है कि वो कहीं अन्य संसार में, अन्य विश्व का हिस्सा है, तो उनको श्रद्धा के उसमें उनके लिए, उनके नाम पर बहुत कुछ किया जाता है, दान पुण्य, भोजन कराना। तो ये इसलिए करते आए हैं क्योंकि ऐसा होता आया है, इसलिए ये प्रथा है। नेक्स्ट है परंपरा, ट्रेडिशंस। परंपरा का अभिप्राय उन मूल्यों, लोकाचारों और प्रथाओं से है जिन्हें संबद्ध समुदाय सांस्कृतिक विरासत का रूप मानता है। परंपरा किसी भी समाज समुदाय की सांस्कृतिक विरासत की इकाई है। समुदाय की प्रकृति लोक परंपराओं, वृहत परंपराओं के वर्गीकरण का आधार है, जिनके मध्य के अंतर संबंध संयुक्त परंपरा को उत्पन्न करते हैं। देखिए, जर्नल भाषा में या सामान्य भाषा में हम परंपरा, प्रथा शब्द इस्तेमाल जब करते हैं तो दोनों को एक ही अर्थ में कई बार इस्तेमाल कर लिया जाता है। जबकि परंपरा क्या है? परंपरा, जैसे प्रथाएं भी परंपरा के अंदर शामिल हैं, यानी परंपरा अपने आप में एक व्यापक शब्द है जिसके अंदर रूढ़ियां यानी लोकाचार, प्रथाएं, मूल्य सभी शामिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परंपरा जो है इन सब का कॉम्बिनेशन है। प्रथाएं भी आ गई, रूढ़ियां भी आ गई, मूल्य भी आ गए, और वो इन सब को कंबाइंड रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो भी व्यवहार के नियम, प्रथाएं, लोकाचार, मूल्य हस्तांतरित किया जाते हैं, उनका जो सामूहिक कलेक्शन है या सामूहिक रूप है वो परंपरा कहलाता है। ठीक है, उसमें लोकाचार भी आ गए, प्रथाएं भी आ गई, मूल्य भी आ गई। तो किसी एक समुदाय या समूह से संबंधित ये जो व्यवहार के विभिन्न प्रतिमान हैं जो आपने पढ़े, इन सब का कलेक्टिव रूप परंपरा कहलाता है, ट्रेडिशन कहलाता है। नेक्स्ट है परिपाटी, कन्वेंशन। परिपाटी एक विशिष्ट जनरीति है। देखिए, आगे लिखा है जनरीति यानी फोकवेज, लेकिन ये भी लिखा है कि ये एक है तो जनरीति, लेकिन एक विशिष्ट जनरीति है, स्पेसिफिक है, जो आपको किसी काम को किसी स्पेसिफिक तरीके से, किसी विशिष्ट तरीके से करने के लिए बोलती है। जब हमने जनरीति पढ़ा था तो जनरीति सामान्य होती है, उसमें कोई विशिष्टता नहीं है, लेकिन परिपाटी में हमने लिख दिया कि ये एक विशिष्ट, यानी जनरीति का ही एक प्रकार है, लेकिन परिपाटी एक विशिष्ट जनरीति है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवहार में सुसंगतता को मूर्त रूप दिया जाता है।
परिपाटी में हम कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है उपयुक्तता का भाव, रेलिवेंस। रेलिवेंस का एलिमेंट होता है उसमें। यह विशिष्ट अवसरों पर पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। ऑब्वियसली हमने लिखा ये विशिष्ट जनरीति है तो ये सामान्य तो नहीं होगी, यानी विशिष्ट अवसरों पर हम इसका पालन करते हैं। समस्त सामाजिक इकाइयों में समान व्यवहार को निर्मित करती है। जब विशिष्ट तरीके से करना है तो सबको उसी तरीके से करना होगा, तो समस्त सामाजिक इकाइयों का व्यवहार समान हो जाता है। परिपाटी में उचित अनुचित का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। प्रायः लंबे समय तक उपयोगी रहने के कारण परिपाटी मार्ग निर्देशन या दिशा निर्देशन का कार्य करती है तथा कुछ समाज व्यवस्थाओं में कानून की तरह प्रभावशाली होती है। जैसे दाएं हाथ से भोजन करना और लिखना, ये परिपाटी की बाएं तरफ चलना, रोड के बाएं तरफ चलना चाहिए, दाएं हाथ से भोजन करना चाहिए, लिखना चाहिए, ये परिपाटी है। आपने देखा होगा जब कभी आप दाएं हाथ की जगह बाएं हाथ से लिखते हो या भोजन करते हो तो घर में डांट पड़ती है कि नहीं सीधे हाथ से पकड़ो। तो लेफ्ट हैंड से काम करने को मना किया जाता है और उसको स्पेसिफिक तरीके से यानी राइट हैंड से काम करने के लिए कहा जाता है। तो ये परिपाटी है। क्या है परिपाटी में? इसमें रेलिवेंस का एलिमेंट होता है, विशिष्ट अवसरों पर पालन की जाने वाली प्रक्रियाएं हैं, ये समस्त सामाजिक इकाइयों के व्यवहार में समरूपता उत्पन्न करती हैं, समान बनाती हैं व्यवहारों को, और उचित अनुचित का इसमें कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। ठीक है, नेक्स्ट है शिष्टाचार, एटिकेट्स। नॉर्मल आपने देखा होगा इनको बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं है, तो वो मैनरिज्म जिसको शब्द हम बोलते हैं मैनर्स नहीं है, उसी संदर्भ में हम जनरली आम भाषा में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो शिष्टाचार व्यवहार करने के अनेक तरीकों को श्रेष्ठता के क्रम में वर्गीकृत करता है। यानी आपके व्यवहार के अनेक तरीके हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, तीसरे तरीके से, चौथे तरीके से, लेकिन उनमें जो सबसे उपयुक्त तरीका है, फर्स्ट नंबर पे ये होना चाहिए, सेकंड पे ये, तो हमारे जो व्यवहार करने के तरीके उनको श्रेष्ठता के क्रम में क्रम प्रदान करता है, उसको हम उपयुक्तता का तत्व इसमें भी शामिल होता है। विशिष्ट अवसरों पर पालन किया जाता है, जैसे कि परिपाटी की जाती थी। इसके अतिरिक्त जिन अवसरों पर घनिष्ठता और परिचितता आवश्यक नहीं है, शिष्टाचार सामाजिक भेद को अलग करता है। शिष्टाचार का ढंग ये स्पष्ट करने में किसी सीमा तक सक्षम है कि व्यक्ति की परिस्थिति एवं उसका ऑफिस कौन सा है। यानी हम अपने स्टेटस, जो आपका स्टेटस है, पद है, और जो ऑफिस है जहाँ जो आपके पद से जुड़ा हुआ है, तो उसके अनुसार हम शिष्टाचार यानी व्यवहार करते हैं, वो शिष्टाचार है। आप जब अपनी पोजीशन, अपनी परिस्थिति, अपने ऑफिस के अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं तो ये शिष्टाचार में आता है। उदाहरण के लिए पिता के पैर छूना शिष्टाचार है, यद्यपि हाथ मिलाना भी सम्मान की अभिव्यक्ति है। यानी और सिंपल तरीके से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, बड़ों के पैर छूना ये शिष्टाचार है, लेकिन हम बड़ों को सम्मान पैर छूकर भी दे सकते हैं, गले लगकर भी दे सकते हैं, हाथ मिलाकर भी दे सकते हैं, हेलो हाय बोलकर भी दे सकते हैं। ठीक है, ये सारे ही बड़ों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है, लेकिन इनको क्रम प्रदान किया जाता है। पहले नंबर पर पैर छूना हो गया, फिर गले नमस्ते बोलना, अभिवादन करना हो गया, गले लगना हो गया। मॉडर्न टाइम में ये सब चीजें आ गई, हाथ मिलाना, हेलो हाय करना। तो ये जो बड़ों को सम्मान देने के इतने सारे तरीके हैं, इनको क्रम प्रदान करना कि पहले नंबर श्रेष्ठता के अनुसार कि सबसे श्रेष्ठ ये है, सबसे सेकंड नंबर पे ये है, उसको हम शिष्टाचार कहते हैं। तो श्रेष्ठता के क्रम में हम जब व्यवहारों को वर्गीकृत करते हैं तो उसे हम शिष्टाचार की श्रेणी में लाते हैं। नेक्स्ट है फैशन। सबने बहुत अच्छे से ये शब्द सुना होगा, अपनी जिंदगी में उतारा होगा। क्या होता है ये? परिवर्तनशील व्यवहार है, क्योंकि फैशन आता है, जाता है, बदलता रहता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने विचार, पोशाक और अन्य व्यवहार पद्धतियों को जीवन पद्धति का अंग बनाता है। आपका कपड़े पहनने का ढंग बदलना, विचारों में परिवर्तन होना, पोशाक, खान पान, सोचने, व्यवहार करने के तरीके, ये सब चूंकि परिवर्तनशील है, ये फैशन में आता है, क्योंकि एक समय विशेष में इन्हें अस्वीकार कर समूह अथवा एक समाज अलग भी कर सकता है और उसकी जगह नए तरीके अपना सकता है। तो
तो फैशन जो है बेसिकली वो आधुनिकता और पारंपरिकता का परिणाम है, के द्वंद्व का परिणाम है। उन दोनों में जो ट्रेडिशनैलिटी और मॉडर्निटी के बीच का जो डायलेक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसी का परिणाम है और ये परिवर्तन को एक्सप्लेन करता है या उसका परिचायक है। विविधता की अनुमति फैशन की मुख्य विशेषता है। ऑब्वियसली फैशन में क्या होता है कि हम बहुत सारी वैरायटीज लाते हैं, खाने पीने में, भोजन में, कपड़ों में, बालों में, हेयर स्टाइल में, लाइफ स्टाइल में। तो फैशन पूर्णतः अस्थायी अवधारणा है। नेचुरली ये परिवर्तनशील है, जल्दी जल्दी बदलता रहता है, तो अस्थायी है। किंग्सले डेविस का तर्क है कि फैशन सामान्यतः उच्च वर्ग से प्रारंभ होती है और नवीनता की इच्छा को व्यक्त करती है। किंग्सले डेविस ने इस कंसेप्ट को, फैशन को हाई क्लास यानी उच्च वर्ग से संबंधित किया है। सिंपल कारण शायद यही है कि संपन्नता से जुड़ा है। वही व्यक्ति जल्दी जल्दी हर चीज में परिवर्तन ला सकता है, कपड़ों में, खान पान में, व्यवहार में, हेयर स्टाइल में, आपके बाकी जो रिसोर्सेज है उनमें, जिनके पास जो संपन्नता होगी, ठीक है। तो इसीलिए संभवतः इसको उच्च वर्ग से जोड़ा गया है कि फैशन सामान्यतः उच्च वर्ग से प्रारंभ होता है और नवीनता की इच्छा को व्यक्त करता है। जब आप पुरानी चीज से बोर हो जाते हैं या अब आपको लगता है कुछ नया करना है तो हम फैशन अपनाते हैं। तो फैशन जो है एक चक्रीय परिवर्तन है और आप देखिए घूम फिर के कई बार वही परिवर्तन आता है। आप कपड़ों की बात कीजिए तो पहले जो है, प्रारंभ से हम करें तो व्यक्ति जो है ढीले ढाले कपड़े पहनता था, फिर टाइट शॉर्ट कपड़े चलने लगे, फिर वापस ढीले बड़े लॉन्ग कपड़े चलने लगे। तो इस तरह से जो है वो फैशन जो है चक्रीय परिवर्तन है, घूम फिर के वापस वही चीजें सोसाइटी में आती रहती हैं। नेक्स्ट है धुन या फैड। जैसे आप बोलते हैं ना कि धुन चढ़ गई है, सनक चढ़ गई है उस व्यक्ति को। कोई काम करने के लिए एक व्यक्ति अपने आप को बाधित महसूस करता है कि कई दिन तक वो काम करता ही रहता है, तो वो उसको हम धुन या सनक कहते हैं। धुन अथवा सनक वह सामाजिक मानदंड है जिससे अस्थायी अवधि के लिए समाज की कुछ इकाइयां अत्यधिक उत्साह के कारण स्वीकार करती हैं। थोड़े ही समय के लिए होती है ये कि कुछ समय के लिए व्यक्ति अचानक ऐसे व्यवहार करता रहता है कि वो मतलब उसको लगातार ही करता रहता है। अर्थात कोई ऐसा परिवर्तन जो तेज, आडंबरपूर्ण, तुच्छ, अप्रत्याशित प्रकृति का होता है, तब वह धुन बन जाता है। भावना, अनुकरण, तर्कहीनता, ये सब धुन में शामिल होते हैं। अनुकरण मतलब आप किसी को देख के आपको लगता है कि उसको देख के अनुकरण करना चाहिए, मतलब किसी का आप अनुकरण कर रहे हैं, भावनात्मक रूप से आप उससे अटैच हैं। तर्कहीनता होती है उसमें, तो तर्क नहीं यूज करते, ये सब धुन में होता है। तो अनुकरण की प्रवृत्ति के कारण यह प्रतिमान के रूप में कार्य करते हैं। अभिजात्य वर्ग के साथ धुन का प्रायः अंतर्विरोध होता है क्योंकि वे ऐसी सस्ती मनोवृत्ति का प्रतीक मानते हैं। आपने देखा इससे पहले जब हमने फैशन पढ़ा तो उसमें लिखा था जो उच्च वर्ग है वो वहां से प्रारंभ होता है। फैशन उच्च वर्ग से प्रारंभ होता है क्योंकि वो नवीनता की इच्छा के साथ जुड़ा है। धुन को कहते हैं कि धुन जो होती है वो सस्ती मनोवृत्ति है, यानी निम्न लेवल पर होती है। तो अभिजात्य वर्ग के साथ धुन का अंतर्विरोध होता है। मीन्स अभिजात्य वर्ग यानी जो उच्च वर्ग है वो धुन का शिकार नहीं होता है या वो दिन का विरोधी होता है। जैसे हिप्पी समूह लोगों का ध्यान अपनी ओर, आपने देखा हिप्पी कल्चर आई, हिप्पी कल्चर में लंबे से ऐसे बाल रखना, ढीले ढाले कपड़े पहनना, म्यूजिक और ये सब चीजें है ना। ये सब जो हिप्पी कल्चर है या हिप्पी जो लोगों का समूह है वो मेन स्ट्रीम से हटकर है। तो और वो कभी एक उसको फॉलो करते हैं, किसी का अनुकरण कर रहे हैं, किसी फिल्म एक्टर का या किसी भी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, उसका हेयर स्टाइल, उसका खान पान, उसका बोलचाल का तरीका, लेकिन ये अस्थायी होती है, कुछ समय तक होता है। तो व्यवहार का वह तरीका जो अस्थायी समय तक होता है, कुछ व्यक्तियों द्वारा उत्साह के कारण स्वीकार किया जाता है और वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है तर्कहीन, अनुकरण ढंग से, भावनात्मक रूप से जुड़ने के कारण, तो वो धुन कहलाता है। कहते हैं सनक चढ़ गई है उसे। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज कानून, लॉ। अभी तक जितने भी हमने पढ़े जनरीति से लेकर धुन तक, वो सब अनौपचारिक साधन थे, सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन, यानी उनमें किसी के लिए भी कानून आपको दंडित नहीं कर सकता।
प्रथाओं में, रूढ़ियों में जरूर समाज हल्का फुल्का अनौपचारिक ढंग से आपको उलाहना करना, दंड दे सकता है। लेकिन कानून जो है वो सभी के लिए समान है और ये सामाजिक नियंत्रण का एकमात्र औपचारिक साधन है। कानून उन नियमों, कार्यप्रणालियों का समुच्चय है जिसके निर्माण और क्रियान्वयन के लिए औपचारिक संगठन बनाए जाते हैं, वो भूमिका निभाते हैं। आपके यहाँ संसद है ना, विधायिका है जो कानून बनाती है और संसद में वो पारित होते हैं, तो उसका निर्माण और उसका क्रियान्वयन के लिए संगठन निर्मित किए जाते हैं। उसका पालन करवाने के लिए आपके पास पुलिस सिस्टम है ना, कोर्ट है। तो कानून के जो नियम और कार्यप्रणाली होते हैं वो कुछ औपचारिक संगठन द्वारा निर्मित किए जाते हैं और उनका पालन करवाया जाता है। समकालीन समाजों में कानून एकमात्र ऐसा औपचारिक अभिकरण है या साधन है जिसके साथ दंड की बाध्यता जुड़ी हुई है। मतलब दंड तो बाध्यता रूप से आपको उस दंड का पालन करना पड़ेगा, वो दंड आपको दिया जाएगा अगर आपने उस कानून का उल्लंघन किया है, उस व्यवहार का, उस नियम का उल्लंघन किया है। डेविस ने 2 प्रकार के कानूनों की चर्चा की, प्रथागत और पारित। प्रथागत यानी कस्टमरी लॉ और पारित इनेक्टेड लॉ। जब इस शब्द में प्रथा लगा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि व्यवहार के ऐसे तरीके या ऐसा कानून जो प्रथाओं से चलता है। तो प्रथागत कानून में पुलिस अथवा विधानमंडल जैसी संस्थाएं नहीं हैं, परंतु व्यवस्थित कानून का संचालन वरिष्ठ सदस्यों की समिति के द्वारा किया जाता है। जो समाज के जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो, उनकी समिति, उनका जो समूह एक बना हुआ है, उनके द्वारा उनका संचालन किया जाता है, वो प्रथागत कानून है। जैसे आपने देखा होगा गांव में जो पंचायत, अभी तो जो है पंचायत वो वैधानिक कंसेप्ट हो गया, लेकिन जो सरपंच और पंच परमेश्वर का जो कंसेप्ट था स्टार्टिंग में, आप देखिए वो प्रथागत कानून का था। उसमें जो दंड और पुलिस, उसमें पुलिस और विधानमंडल नहीं था, लेकिन उसमें भी सब दंड के विधान थे और वो जो कानून का संचालन होता था तो वो उस गांव के मुखिया और वहां के जो वरिष्ठ सदस्यों से मिलकर पंच बनते थे उनके द्वारा संचालित किया जाता था। तो वो प्रथागत कानून है, वो उनकी प्रथाओं के हिसाब से कानून चलता था। दूसरा है पारित इनेक्टेड लॉ। पारित कानून जो है उसको औपचारिक स्वीकृति प्राप्त है, जो वर्तमान में है, जैसे कोर्ट है, न्यायालय है, विधायिका द्वारा पारित है, उसमें पुलिस है ना। तो पारित कानून को औपचारिक स्वीकृति प्राप्त होती है और इनके संरक्षण के लिए औपचारिक संस्थाएं होती है, संविधान है। यह कानून सदैव लिखित रूप में होता है। तो कानून प्रथागत जो प्रथाओं से चलते हैं और लिखित नहीं है, लेकिन उस समूह या समाज के वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा एक समिति निर्मित होती है और उसके अकॉर्डिंग वो नियम मतलब कानून सुनाए जाते हैं या बताए जाते हैं। लेकिन पारित कानून में आपके पास विधानमंडल है, पुलिस है, कोर्ट है और उसके माध्यम से वो संचालित होते हैं और इसमें दंड के लिए वो बाधित होते हैं। तो कानून सदैव लिखित रूप में होता है, ठीक है। तो दंड दोनों में है, प्रथा में भी और पारित कानून में। आप भी देखिए, जो आपने कभी फिल्मों में देखा होगा, धारावाहिकों में देखा होगा कि आज भी ये खाप पंचायत या पंच जो गांव में प्रचलित हैं वो इस तरह के निर्णय लेते हैं जो जिनमें पुलिस और विधानमंडल नहीं होता, लेकिन वो उस गांव की समस्याओं को और उसमें जो भी अपराध होते हैं या उनके अकॉर्डिंग जो उनकी प्रथाओं का, नियमों का उल्लंघन होता है उसके लिए वो दंडित करते हैं या सजा देते हैं, ठीक है। तो आपने देखे कि ये जो हमने चर्चा की औपचारिक अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन की, ये प्रतिमान कहलाते हैं, यानी नॉर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आया होगा। कहीं भी थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम इसे एक साथ पढ़ते हैं तो हमें कंफ्यूजन लगता है, हमें लगता है कि ये भी वही है, प्रतिमान भी वही है, मोरेज भी वही है, जनरीति भी वही है, प्रथा और परंपरा में भी कोई अंतर नहीं दिखता। तो ये जो कंफ्यूजिंग है एलिमेंट्स, कस्टम और ट्रेडिशन हो गया, है ना, आपका ये परिपाटी और एटिकेट्स हो गया, शिष्टाचार हो गया, ऐसे ही आपका जनरीति और रूढ़ियां हो गया, तो इनमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लगता है ये भी सेम है और ये भी वैसा ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत बारीकी से एक एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, उनको अपने आसपास के उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, समाज में जो व्यवहार का ये नियम है, ये प्रथा में आता है, ये रूढ़ी में आता है, ये जनरीति में आता है, तो आपको क्लियर कट अंतर दिखाई देगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो, हमेशा वेलकम है आपका, कोई भी सवाल आप कर सकते हैं।
थैंक यू बच्चों।